वेलकम टू प्रैक्टिकल होम्योपैथी। आज के लर्निंग सेशन में मैं आपसे शेयर करूंगी अक्यूट केस मैनेजमेंट कैसे होना चाहिए। और ये डिस्कशन शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिए, क्योंकि लर्निंग सेशन का सीरीज़ बहुत अच्छा फन फील्ड होने वाला है। आप बहुत सारी चीज़ें सीख पाओगे और अपने दोस्तों के साथ, अपने स्टूडेंट्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ भी ज़रूर शेयर करिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन पे क्लिक करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे जब भी मैं नया लर्निंग सेशन पोस्ट करूँगी तब। तो अक्यूट केस मैनेजमेंट जानने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि कौन से डिसीज़ को हम अक्यूट डिसीज़ में क्लासीफाई करेंगे। So what is acute disease? Acute disease is something which has a sudden onset and rapid progress। मतलब ऐसी सारी बीमारियाँ जो अभी अभी जिसके साइंस एंड सिम्टम्स आए हैं और जिसमें बहुत ज़्यादा पेन है, उसी के वजह से बहुत ही ज़्यादा एग्जॉशन या वीकनेस है। मतलब कि पेशेंट परेशान है और वो सहन नहीं कर पा रहा है। उसमें बहुत कॉमन कौन से बीमारी आती है, तो फीवर, कोल्ड एंड कफ, हेडेक्स या फिर कोई भी पेन, मोस्ट कॉमन स्टमक पेन या यूटीआई, ऑल दिस थिंग्स फॉल अंडर अक्यूट केसेस। अभी देर इज़ वन मोर थिंग विच इज़ अक्यूट एक्सैसर्बेशन ऑफ क्रॉनिक डिसीज़। उसके अंडर हम अस्थमेटिक अटैक्स बोल सकते हैं। मतलब ये सारी बीमारियां जब हम लोगों ने क्लासीफाई कर ली, चलो ये है अक्यूट डिसीज़, तो इसमें एक चीज़ ध्यान में रखना ज़रूरी है कि पेशेंट अक्यूट डिसीज़ में बहुत फियर में रहता है, क्योंकि उसको पेन बहुत है। उसको लगता है कि यार ये तो बढ़ रहा है, ये तो बहुत तकलीफ़ में है वो। अगर उसका इंटेंसिटी पेन का बढ़ते जा रहा है, उसको एग्जॉशन बढ़ते जा रहा है, तो पेशेंट और पेशेंट का पूरा फैमिली फियर में आ जाता है। और यही चीज़ नहीं, और भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से डॉक्टर्स भी ऐसा मानते हैं कि ये डिफ़िकल्ट हो जाता है टू डील एंड ट्रीट अक्यूट केसेस विथ होम्योपैथी। पर मैं आपको एक बात दावे से कहना चाहूँगी, अगर आप ये लर्निंग सेशन अच्छे से सुनते हैं तो आप ये कह सकते हो और आप ये कॉन्फिडेंस के साथ कहोगे कि नहीं, ये चीज़ें अगर मैं ध्यान में रखता हूँ तो मैं अक्यूट केस अच्छे से मैनेज कर सकता हूँ। तो जानते हैं कि वो क्या बातें हैं। पर उससे पहले थोड़ा सा सोचिए कि अक्यूट केस में, अक्यूट डिसीजेस में पेशेंट करता क्या है। जनरली क्या होता है, लोग एलोपैथी का मेडिसिन लेते हैं, एलोपैथ्स के पास जाते हैं, एलोपैथिक मेडिसिन खा के फटाफट ठीक हो जाएंगे, हम लोग यही सोचते हैं और एलोपैथ को जाके दिखाते हैं। पर जब आपके पास कोई अक्यूट डिसीज़ में आता है, इसका मतलब क्या है, उस इंसान को और उसकी फैमिली को एक होम्योपैथ के ऊपर, इस होम्योपैथी के ऊपर बहुत ही ज़्यादा ट्रस्ट है। तो हमारा बिहेवियर कैसे होना चाहिए एज अ डॉक्टर, एज अ होम्योपैथ? हमारा बिहेवियर उसके ट्रस्ट को जस्टिस दे सके, ऐसा होना चाहिए। ऐसा ना हो कि पेशेंट आपको मैसेजेस कर रहा है, पेशेंट आपको कॉल कर रहा है और आप अनअवेलेबल हो, आप उसको अटेंड नहीं कर पा रहे हो। तो इसमें हम्बल रिक्वेस्ट कि ऐसी केसेस में ना पड़ो। अगर आप बिज़ी हो, अगर आप कहीं पे आपका शेड्यूल बहुत ही ज़्यादा टाइट है और आप ऐसी केसेस में फ़ोन कॉल्स नहीं ले सकते या फिर फॉलोअप बार बार नहीं चेक कर सकते हो कि क्या पेशेंट का प्रोग्रेस है, तो प्लीज़, ये बहुत ही गंदा बिहेवियर है एक डॉक्टर का एक पेशेंट के साथ। ये क्रॉनिक केस नहीं है। क्रॉनिक केसेस का मैनेजमेंट पूरी तरीके से अलग होता है, अक्यूट केस का पूरी तरीके से अलग। अक्यूट केस में पेशेंट के पास और डॉक्टर के पास इतना टाइम नहीं होता है कि आप तुक्के लगाते बैठो, कि आप ट्रायल एंड एरर मेथड के गेम खेलते रहो। दिस इज़ अ अक्यूट केस, यू गॉट टू बी सीरियस, यू गॉट टू बी अटेंटिव। और आप, अगर पेशेंट ने आपको फ़ोन नहीं किया है तो आप फ़ोन करो, आप पेशेंट को कॉल करो, रिलेटिव्स को कॉल करो और देखो कि क्या प्रोग्रेस हो रहा है। ये बहुत ज़रूरी है। और बहुत बार मैंने ऐसे देखा है कि डॉक्टर्स को थोड़ा ईगो रहता है कि ये मेरी केस है तो मैं ही देखूँगा,
मेरा पेशेंट है तो मैं ही देखूंगा। तो अगर समझो कभी कभी ऐसे होता है कि केस समझ में नहीं आती, फिर भी वो खेलते रहते हैं, ये ट्राई करते हैं, वो ट्राई करते हैं, पर अक्यूट केस में ऐसा ना करिए। अपना ईगो थोड़ा साइड में रखिए, और अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, अगर आपको लग रहा है कि मुझे केस समझ में नहीं आ रही है, तो प्लीज़ आप किसी सीनियर डॉक्टर के पास केस रिफ़र करिए। और ऐसा नहीं है कि अगर आप केस रिफ़र करोगे तो पेशेंट आपका छूट जाएगा, वो केस तो चली गई, मतलब उसकी फैमिली अभी मेरे पास नहीं आएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि ये होगा कि उस पेशेंट को और उसकी फैमिली को आपके ऊपर जो ट्रस्ट था वो बढ़ जाएगा। वो ये सोचेंगे कि मेरा डॉक्टर कितना अच्छा है, उन्होंने मुझे कहीं अच्छी जगह पे रेफ़र किया, कहीं अच्छी जगह पे मेरा इलाज हो पाया उनकी वजह से। तो वो बाद में जब भी ज़रूरत पड़ेगी आप ही के पास आएंगे। तो ये जो सोच है अपनी, थोड़ी सी सुधार लीजिए। और जब आप डिसाइड करते हो कि नहीं, मैं बिज़ी नहीं हूँ, या फिर मैं बिज़ी होने के बावजूद भी मैं पेशेंट अच्छे से अटेंड कर सकता हूँ, फॉलोअप ले सकता हूँ, तब जाके आप केस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। और जब आप ऐसा तय करते हैं तो अक्यूट केस कैसे मैनेज करना है ये अभी हम देख लेते हैं। अक्यूट केस में क्योंकि पेन बहुत ज़्यादा है, तो डिस्कम्फर्ट लेवल बहुत ही ज़्यादा है। तो अक्यूट केस वैसे देखा जाए तो बहुत सिंपल है। क्यों? क्योंकि जो है आपके आंखों के सामने है, पेन में है पेशेंट, तो वो जो कर रहा है दैट इज़ द केस, दैट इज़ सिंपली द केस। मतलब क्रॉनिक में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है, पर अक्यूट में मेरी मानो तो अगर आप ये ध्यान रखते हैं कि वॉट द पेशेंट इज़ डूइंग राइट नाउ इज़ द थिंग आई हैव टू फोकस ऑन, तो आपका केस बहुत अच्छे से आप निकाल सकते हैं। देखिए, डिस्कम्फर्ट में जो उसका रिएक्शन आता है वो आपको ध्यान में रखना है। वो जिस तरीके से बात कर रहा है उससे आपको पता चलेगा कि फियर है क्या है, तो कितना है, किस चीज़ का है। आपको ऑब्जर्व बस यही करना है कि पेशेंट कर क्या रहा है। मतलब अगर समझो हेडेक का पेशेंट है और वो ऐसे बैठा है, तो आपने क्या देखा, ही इज़ प्रेसिंग हिज टेम्पल्स, मतलब क्या, मतलब ही इज़ गेटिंग स्लाइट रिलीफ बाय प्रेसिंग द टेम्पल्स, करेक्ट। तो नॉट ईच एंड एवरी केस विल डू द सेम थिंग। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि बहुत रेस्टलेस हो जाते हैं, इधर उधर करते रहते हैं, मतलब बहुत पेन है फिर भी चेहरे पे 12 बचे रहते हैं और इधर उधर घूमते रहते हैं। उससे आपको क्या पता चलेगा कि बिकॉज ऑफ द फियर और बिकॉज ऑफ द पेन ही इज़ वेरी रेस्टलेस। कुछ बहुत शांति से बैठे इरेक्ट बैठे रहते हैं, कुछ कुछ लोग क्या करते हैं, अपने साथ जो रिलेटिव आया है उसको पकड़ के बैठते हैं। तो ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व करना है। इससे क्या पता चलता है कि ये डिस्कम्फर्ट में है इंसान, और डिस्कम्फर्ट में ये जो भी कर रहा है उससे उसको थोड़ा सा सुकून मिल रहा है। ठीक है। फिर आपको सवाल पूछना है, आपको सवाल भी पेशेंट को यही पूछना है कि आपको थोड़ा ठीक लगे इसके लिए आप करते क्या हैं, क्या करने से आपका पेन बहुत बढ़ रहा है, क्या करने से आपको थोड़ा रिलीफ लग रहा है। आप पेशेंट के जो रिलेटिव्स हैं उनको भी यही पूछोगे कि पेशेंट घर पे कर क्या रहा था, क्या उनके उनमें क्या आपने ऑब्ज़र्व किया, क्या चेंज ऑब्ज़र्व किया जब से वो बीमार है, जब से उनको ठीक नहीं लग रहा है। ये सवाल क्यों पूछना है, क्योंकि कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो डॉक्टर के सामने अलग तरीके से बर्ताव करते हैं और घर में अलग, मतलब डॉक्टर को वो सारी चीज़ें वहाँ पे नहीं ज़ाया करते। कुछ कुछ लोग बहुत प्रेजेंटेबल रखते हैं अपने आप को, तो ये जानना ज़रूरी है कि पेशेंट घर पे कैसा था। तो ऑब्जर्वेशन खुद को करना है, डिस्कम्फर्ट में आपको क्या करने से रिलीफ लगता है और क्या करने से आपको दर्द बढ़ता है, कौन सी चीज़ है जो आप बेयर नहीं कर पाते हो, ये पेशेंट को पूछना है। और रिलेटिव्स को पूछना है उनका ऑब्जर्वेशन, क्या चेंजेस उन्होंने ऑब्जर्व किए हैं पेशेंट के अंदर जब से वो दर्द में है वो। तो ये बातें जब आप ध्यान में रखते हो और केस लेते हो तो आपका केस अच्छे से निकलता है। अभी ये हो गया केस टेकिंग के बारे में। अभी आते हैं कि पोटेंसी कौन सा होना चाहिए, रिपीटेशन कैसे करना है। तो देखिए, जब
अक्यूट केस है, अक्यूट डिसीज़ में ऐसा नहीं है कि आप सिंगल डोज दे दो और शांति से बैठ जाओ। अक्यूट डिसीज़ में हम लोगों को स्टिमुलेशन थोड़ा ज़्यादा देना पड़ता है, तो रिपीटेशन बार बार करना पड़ता है। कभी कभी वो अभी एवरी केस का रिपीटेशन विल बी डिफरेंट। कुछ केसेस में हम लोग बोलते हैं 15 मिनट बाद दवाई रिपीट करो, कभी कभी बोलते हैं आधे घंटे बाद रिपीट करो। तो ये आपको जजमेंट तब आएगा जब आप देखोगे, फॉलोअप जब आप चेक करते रहोगे। अभी तो कितना सिंपल है, वीडियो कॉल करेंगे तो दिखाई देता है। तो फ़ोन करने से अच्छा वीडियो कॉल करिए और देखिए कि क्या चेंज आपको दिख रहा है। अभी मैं बता दूँ कि जो फॉलोअप है वो अच्छा है कि नहीं, कैसे पता चलेगा? अगर आपका मेडिसिन सही है, अगर आपने सिमिलिमम स्ट्राइक किया है, तो सबसे पहले क्या फ़र्क आएगा? सबसे पहले उस इंसान में थोड़ी सी एनर्जी आ गई, जान आ गई, ऐसा आपको उसको देख के ही पता चलेगा। मतलब उसकी आंखें ब्राइट हो गई, मतलब बोलते हैं ना थोड़ी चमक आ गई आँखों में, चेहरे पे थोड़ी जान आ गई। ऐसे जब आपको महसूस होता है उसको देख के, मतलब आपने मिनिमम हिट किया है। मेरी एक बहुत पुरानी केस है, उसमें क्या था, वो अक्यूट केस तो नहीं है, पर उसको ऐसा था कि उसको देख के मुझे लगा कि बाप रे कितना डलनेस है, कितना मतलब जान ही नहीं है चेहरे में, चेहरे के ऊपर ऐसे लग ही नहीं रहा है कि जिंदा है ये, इतना डलनेस है। पर सिमिलिमम देने के बाद उसके चेहरे पे समझ में आया कि अरे कुछ तो मेजर शिफ्ट हुआ है इसके अंदर। और उसकी जो बेटी है वो भी बोली कि अरे मेरी मम्मी कुछ अलग दिख रही है आज, इतने दिनों में मैंने जो देखा नहीं आज दिख रहा है। तो वो एक इंस्टेंट चेंज आता है और वो दिखाई देता है। तो दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि फॉलोअप में मतलब फॉलोअप में ये अगर बात आप ऑब्ज़र्व कर लेते हैं ना कि ये एक चेंज आया है, और अगर पेशेंट के रिलेटिव्स भी बोलते हैं कि ये चेंज आया, मतलब आप सही जा रहे हो, आपने सही रेमेडी पकड़ी है। और रिपीटेशन मैंने जैसे बोला, ये जजमेंट से आता है कि उस केस की, उस पेशेंट की क्या रिक्वायरमेंट है, उसकी एनर्जी लेवल देख के कितना उसको स्टिमुलेशन चाहिए। पर मैं एक बोल दूँ कि फीवर के केसेस में हायर पोटेंसीज देने चाहिए, 1 उसके ऊपर। फीवर में आप 30 दोगे नहीं चलेगा, और रिपीटेशन ज़्यादा होना चाहिए। पोटेंसी पोसोलॉजी के ऊपर हम लोग अलग लर्निंग सेशन में बात करेंगे। पर आज जब हम लोग अक्यूट केस का मैनेजमेंट देख रहे हैं, तो हम लोगों ने क्या सीखा? ये सीखा हम लोगों ने कि हमारा बिहेवियर रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। अगर नहीं आता है, अच्छे डॉक्टर के पास, सीनियर के पास रेफ़र करिए और उनसे सीखिए कि उन्होंने क्या दिया, क्यों दिया, कैसे फॉलोअप लिया। अगर ले रहे हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो केस की, तो फॉलोअप बार बार लेते रहो, बार बार चेक करते रहो। और हम लोगों ने क्या देखा, व्हाट इज़ टू बी ऑब्जर्व, फियर और पेन में, डिस्कम्फर्ट में कैसे रिएक्शन है, यही आपको पेशेंट को भी पूछना है और यही आपको ऑब्जर्व जो कर रहे हैं, मतलब अटेंडेंट, उसके जो रिलेटिव्स हैं, उनको भी यही सवाल पूछना है। तो ये सारी बातें जब आप ध्यान में रखते हो, अक्यूट केस आप बहुत अच्छे से निकाल पाओगे। और नेक्स्ट लर्निंग सेशन में हम लोग क्रॉनिक केस टेकिंग, क्रॉनिक केस मैनेजमेंट के बारे में जानेंगे। तो तब तक अगर आपने प्रीवियस लर्निंग सेशंस जो फाउंडेशन पार्ट 1 पार्ट 2 है, अगर वो नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देती हूँ। और एक चीज़ मुझे आपसे शेयर करनी है, वो ये है कि मेरा एक अलग यूट्यूब चैनल है जहाँ पे मैं डिसीज़ेस के बारे में जानकारी देती हूँ। वो मैंने अपने पेशेंट के रिक्वेस्ट के ऊपर शुरू किया है। तो आप भी अगर वो वीडियो देखते हो तो आपको भी समझ में आएगा कि डिसीज़, मतलब आप वैसे डिसीज़ का अगर पेशेंट आपके पास आता है तो उनको क्या बोल सकते हैं, तो वो ज़रूर देखिएगा। ADHD के ऊपर जो मैंने वीडियो बनाया है उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दे देती हूँ, तो देखिएगा। और लर्निंग सीरीज़ फॉलो करने के लिए, वीडियो इतना अच्छे से पेशेंटली सुनने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट लर्निंग से।